नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी को पता है कि आपको यहाँ से इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस बराबर आपको मिल रही हैं। अभी तक हम लोग पॉलिटी की क्लास में जो-जो क्लासेस लिए हैं, एकदम बेसिक सी क्लासेस लेना स्टार्ट किए हैं और आज हम लोग भाग 4 का यानी संविधान के अनुच्छेद 51 का पे पहुँच चुके हैं। यानी पिछली जो क्लासेस में वीडियोज़ दी गई हैं, आप लोगों का वहाँ से ब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आप लोगों ने बराबर वीडियो देखे हैं। तो इसी सिलसिले में हमको भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल रहा है और मैं आपको यहाँ से बराबर क्लासेस दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोग वहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। खैर, जो वीडियो मैंने पिछली क्लासेस में बताई है आप लोगों को, भारत के संवैधानिक विकास से लेकर के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पिछली क्लासेस में जो हम लोग अध्ययन किए थे राज्य की नीति निषय तत्व में, डीपीएसपी में, भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। आज हम लोग उसी भाग 4 में एक नया संविधान संशोधन करके एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4 का। भाग 4 का के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। हम लोग आइए इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कभी न कभी 1-2 एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज की जो क्लासेज़ रहने वाली है, वो मूल कर्तव्य पर यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर रहने वाली हैं, जो भाग 4 का में दिया गया है। तो भाग 4 का ये संविधान में एक नया संशोधन करके जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 ए के तहत ही इसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 ए के तहत इसको जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य के रूप में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में। और ये कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। जब संविधान बनाया गया था, तब मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन इसको कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है? लेकिन ये जोड़ा क्यों गया? इसकी आवश्यकता कब पड़ी? कैसे पड़ी? आप सभी को पता होगा कि 1975 का वो दौर था, जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई हुई थी और उस दौरान देश में, राष्ट्र में बहुत सारे एक तरीके से कहा जाए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हो गए, राष्ट्रीय महत्व की जो धरोहर हो गए या सरकारी संपत्तियाँ हो गई, इन सब का बहुत ज़्यादा हनन किया गया, बहुत ज़्यादा इसमें तोड़-फोड़ की गई, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। तब जाके सरकार को यानी कांग्रेस सरकार को एक बात समझ में आई कि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ी जाएँ, जिसको जनता के ऊपर थोपा जा सके, एक तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि मौलिक अधिकार के साथ-साथ नागरिकों के लिए एक मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। यानी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होने चाहिए, जो देश की चीज़ें हैं, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं, उन सब पे नुकसान ना पहुँचाया जाए। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में आया उनके और उन्होंने इसके तहत एक कमेटी गठित कर दी। और वो कमेटी कौन-सी गठित की? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित कर दी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित कर दी। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन क्यों हुआ था? कि मौलिक कर्तव्यों के लिए हुआ था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की गठन की जाती है और बाद में सरदार स्वर्ण सिंह जब इसमें अपनी सिफ़ारिश क्या दी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो गठित की गई थी, बाद में इस कमेटी ने अपनी एक सिफ़ारिश दी थी और सिफ़ारिश में उन्हें कई सारी चीज़ों को बताया था, ठीक है? उन्होंने कई सारी चीज़ों को बताया था, लेकिन उसने सिफ़ारिश ये दी कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। यानी जितने भी नागरिक हैं, उनको अपने अधिकारों के अलावा अधिकार मतलब मौलिक अधिकार जो हैं, उसके प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा-सा थोड़ा-सा अगर हमको सरकार के द्वारा कुछ अगर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो हम तुरंत उसको खिलाफ प्रोटेस्ट करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ, सरकारी धरोहर को नुकसान पहुँचाएँ, राष्ट्रीय महत्व के धरोहर को नुकसान पहुँचाएँ, ये सब नहीं होना चाहिए। हमें अपने मौलिक कर्तव्य को निभाना आना चाहिए और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 51 ए के तहत भाग 4 का से ये मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में लागू किया, ठीक है? हालाँकि जो समिति ने मूल कर्तव्य को शामिल किया था, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे, वो केवल 8 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़े जाने का सुझाव दिए थे, केवल 8। लेकिन बाद में 10 जोड़ा गया था और 11वां भी बाद में जोड़ा गया था, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि 11वां क्या था और कब जोड़ा गया था। लेकिन अगर इसके आगे बात करें कि हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी अनुच्छेद 51 का के तहत जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह
इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं कौन, उसको हम लोग एक-एक करके देखेंगे। यहाँ पे ज़्यादा लिखने का टाइम नहीं रहेगा, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है, वो ये है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। ये तो सही बात है कि ये तो केवल जनता के लिए नहीं होती, सरकार के लिए भी होती है कि संविधान के तहत ही चले, संविधान को कोई नुकसान ना पहुँचाए, अपने मन की मर्ज़ी संविधान ना करे। लेकिन नागरिकों का कर्तव्य ये होता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये क्या होता है? ये नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। ये पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये पहला मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। हालाँकि जो मूल कर्तव्य होते हैं, ये जो है गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित होते हैं, आप इसको जो है ये अदालतों द्वारा न्याय संगत नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अदालतों द्वारा ये न्याय संगत नहीं है, लेकिन अगर संसद चाहे तो उपयुक्त कानून के माध्यम से इसको लागू कर सकती है, ठीक है? उपयुक्त कानून के माध्यम से इसको लागू करवा सकती है। लेकिन जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करना, संविधान पालन करना और साथ में जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज है या संविधान के आदर्श और संस्थाएँ हैं, उनका आदर करें। ये पहला मौलिक कर्तव्य हो गया। दूसरा क्या हो गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में हम सँजो के रखें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है? और उनका पालन करें। यानी स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, ख़ास करके जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या बड़े-बड़े आदर्श हैं, उन सबको अपने हृदय में सँजोए रखें और उनका पालन करें। और भारत की संप्रभुता तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता मतलब क्या होती है? संप्रभुता मतलब होती है सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता जो है, जो हमारी संप्रभुता एक शाख है, उसकी हम क्या करें? उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखें, उसकी एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, ये तीसरा है। जबकि चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। पाँचवाँ होता है भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की सामान्य भावना को बढ़ाना। भाईचारे के बीच सामान्य भाईचारे को बढ़ाना एवं महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखना। यानी महिलाओं के खिलाफ जितने भी समाज में कुप्रथाएँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सबको खत्म करवाना, उनके खिलाफ हमें खड़े होना, ये एक हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। देखिए, आप लोग मौलिक कर्तव्य मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको एक तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लिखने के चक्कर में बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग मौलिक कर्तव्य को कहीं से भी किताब से भी पढ़ सकते हैं, क्या दिए गए हैं, लेकिन जो इसके एक्स्ट्रा पहलू हैं, उसको हम आगे पीछे बताएँगे। जैसे खास करके जो सरदार सरोवर सिंह समिति के सुझाव थे या इसकी जो विशेषताएँ हैं, इसकी क्या आलोचना हो सकती है, इसके क्या महत्व हो सकते हैं, उसको भी हम आगे बताएँगे। लेकिन जो हम लोग इसको मौलिक कर्तव्य एक तरीके से एक बार आपको बता देते हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं क्या। 5 हम लोग जान चुके हैं। छठा क्या है कि देश की संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। मतलब देश की संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। देश की जो भी संस्कृतियाँ हैं, कल्चरल हैं या समृद्धिक विरासत है, उनको हम क्या करें? संरक्षित करें। 7वां होती है प्राकृतिक पर्यावरण। सबसे खास बात होती है प्राकृतिक पर्यावरण जो हो गया, वन हो गया, झील हो गया, वन्यजीव हो गए, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा करना और वन्यजीवों के प्रति दया भाव रखना। ये नहीं कि कोई भी जीव हो, उसको जब मन करे, जैसे मन करे उसको खलास कर दो। उसके प्रति दया भाव रखो, उसको उसको उसके प्रति संरक्षण का भाव रखो, ठीक है? 8वां क्या है? 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा सुधार एवं अन्वेषण की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब ये होता है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत हेल्प करिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देश की तरक्की में योगदान दीजिए। मानवतावाद, सुधार एवं अन्वेषण की भावना का विकास करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी आता है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, 4 ऑप्शन देता है, तो आपको 11 मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए। 9वां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। यानी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति जो होती है, आपको उसकी रक्षा करनी है, आपको उसको फूँकना-जलाना नहीं है, आपको उसको तोड़ना-फोड़ना नहीं है। लेकिन जब कहीं-कहीं होता है प्रोटेस्ट, जब बहुत हाई लेवल का हो जाता है, तो लोग ये नहीं देखते हैं सरकारी संपत्ति है, क्या नहीं है, हर चीज़ को तोड़ना-फोड़ना चालू कर देते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उस तरीके से आंदोलन कर सकते हैं। सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, उसकी हमें रक्षा करना चाहिए और हिंसा का त्याग करना चाहिए, ये कहता है 9वां मौलिक कर्तव्य। और 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, जिससे राष्ट्र क्या करे, बराबर नई ऊंचाइयों को, नित नई ऊंचाइयों को छूता रहे और राष्ट्र हित में काम होता रहे, राष्ट्र तरक्की करता रहे। ये हो गया 10वां। 11वां जो होता है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11वां क्या है, ये बाद में जोड़ा गया, ये 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य? 11वां मौलिक कर्तव्य। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो वो था 11वां। ये मौलिक कर्तव्य कहता क्या है? ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य होगा। शिक्षा का अवसर देना, ये प्रत्येक माँ बाप का या प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। अवसर प्रदान करना, ये कर्तव्य होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक शिक्षा का अवसर देना। ये नहीं कि अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया तो आप उसे किसी फैक्ट्री में लगा दीजिए, उसे मजदूरी में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, ऐसा नहीं। हालांकि 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों को फैक्ट्रियों में इस तरीके से मजदूर के रूप में बाल श्रम का प्रति निषेध हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार में, तो वहाँ पे ये निषेध है। लेकिन फिर भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये हमारे मूल कर्तव्य में आता है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये आपके अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का के तहत इसको जोड़ा गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो सरदार सरोवर सिंह समिति थी, सरदार सरोवर सिंह समिति थी, इसके सुझाव क्या क्या थे? इसके सुझाव क्या थे? तो सबसे पहला सुझाव ये था कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान, ये इनका पहला सुझाव था, जिसे सरकार ने एक तरीके से क्या कर दिया, नकार सा दिया है। यानी मौलिक कर्तव्य इसे क्योंकि इस तरीके से नकारा है क्योंकि ये गैर न्यायोचित नहीं है, ये गैर न्यायोचित डीपीएसपी की तरह गैर न्यायोचित है। जैसे डीपीएसपी था, गैर न्यायोचित था, वो केवल आपके कर्तव्य के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इसकी सजा का जो प्रावधान है, अगर आप व्यक्तिगत रूप से पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कुछ सजा का प्रावधान अलग से दिया जा सकता है, संसद इसके तहत कानून बनाती रहती है बराबर। लेकिन जो सरदार सरोवर सिंह कमेटी का सुझाव था वो ये था कि मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान। दूसरा क्या था कि इस तरह का जुर्माना या सजा लगाने पर, लगाने वाले किसी भी कानून पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा, किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा। और तीसरा क्या था? तीसरा इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट था कर चुकाना, कर अदायगी। कर अदायगी भी इन्होंने अपने मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया हुआ था, यानी कि टैक्स पे करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन इस मौलिक कर्तव्य को हटा दिया गया, निकाल दिया गया। इस मौलिक कर्तव्य को, सरदार सिंह समिति के जो सुझाव थे कर अदायगी को, उसको निकाल दिया गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं विशेषताएं, इस मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते, 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वो चीज़ें हम लोग आपको यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे इससे ज़्यादा टाइम हम लोग दे रहे हैं। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं ये है कि करों का जो भुगतान है और चुनाव में मतदान, ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो यानी ये करों का भुगतान हो गया, करों का भुगतान, करों का भुगतान हो गया, और मतदान, चुनाव में मतदान, चुनाव में मतदान, ये सब, चुनाव में मतदान, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल होना चाहिए था, लेकिन ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए जो कहा जाता है, इसकी जो एक आलोचना की जाती है, इसकी जो आलोचना की जाती है वो इन 2 चीज़ों के रूप में की जाती है। क्या की जाती है कि जैसे मतदान हो गया, कर अदायगी हो गया, या परिवार नियोजन हो गया, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, ये सब इस मौलिक कर्तव्य की विशेषता नहीं है, इसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा नहीं गया है। तो ये सब आलोचना के भी स्रोत हो जाते हैं। किसके स्रोत हो जाते हैं? आलोचना के। मौलिक कर्तव्यों में कुछ संविधानविदों ने, कुछ संविधान निर्माता मतलब संविधानविदों ने ये कहा है कि ये आलोचना के एक तरीके से पात्र बन जाते हैं, क्योंकि इसमें करों के भुगतान को मौलिक कर्तव्य नहीं बताया गया है, चुनाव में मतदान को मौलिक कर्तव्य बताया जाना चाहिए था, उसको नहीं बताया गया है, परिवार नियोजन को मौलिक कर्तव्य बताना चाहिए था, उसको नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से इसकी आलोचना के पात्र भी होते हैं। और आलोचना इसके होने के कारण एक और है
आलोचना होने का कारण एक और है कि इसमें अपने गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है। यानी नैतिक आदेश एक तरीके से क्या मौलिक कर्तव्यों को क्या कहा जाता है? नैतिक आदेश आपकी नीति के ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है, ठीक है? इस तरीके से। और स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को ना निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी, ठीक है? लेकिन उसे उस लेवल का दर्जा नहीं दिया गया जिसे उसको देना चाहिए था। इसलिए इसकी कुछ आलोचनाएँ भी हो जाती हैं। विशेषताओं में मैंने आप लोगों को बताया ये करों का भुगतान, चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। ये केवल नागरिकों तक सीमित है, विदेशियों तक नहीं है, ध्यान देना। ये केवल नागरिकों तक सीमित है। नागरिक कौन होते हैं? जिनको एक नागरिकता प्राप्त होती है और विदेशी जो होते हैं वो कभी नागरिकता नहीं मिलेगी क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और यह डीपीएसपी की तरह यानी नीति निदेशक तत्व की तरह ये क्या है? गैर न्यायोचित है। ये अदालतों द्वारा न्याय संगत नहीं है। संसद अपने मन से कानून बना के इसको पारित कर सकती है, इसे लागू कर सकती है, वो अलग बात है, ठीक है? अब हम लोग इसके महत्व को एक थोड़ा-सा जान जाते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य का महत्व इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक़्त यह नागरिकों को देश के प्रति एक तरीके से कर्तव्य की याद दिलाती है। देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाती है कि आपके क्या-क्या कर्तव्य हो सकते हैं। आपको संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजो कर रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संरक्षित करना है, देश की रक्षा करना है, इस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है या सार्वजनिक संपत्ति की रचना करनी है, ये सब हमारे कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य देश के प्रति होने चाहिए। और मूल कर्तव्य जो होता है वो नागरिकों के लिए एक तरीके से क्या होता है? प्रेरणा स्रोत होता है। प्रेरणा स्रोत होता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को भी बढ़ाता है। यानी नागरिकों में मूल कर्तव्य जो होता है वो अनुशासन और प्रतिबद्धता इन सब चीज़ों को भी बढ़ाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें रहीं जो मौलिक कर्तव्य के ऊपर आपको क्लास देनी थी। अगली क्लास में हम लोग की बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसमें हम लोग भाग 5 में पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट, इंडिया का सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है, कोई नागरिक होता है तो राष्ट्रपति होता है। उसके बारे में हम लोग एक अच्छी खासी क्लास लेंगे। राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है, राष्ट्रपति कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अगली क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अगली क्लास का इंतज़ार अच्छे से करेंगे क्योंकि वहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाली है। और ये वीडियो भी आपको समझ में आ गई होगी, मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको जोड़ने के क्या कारण थे, कब इसको जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपने छोटा-सा अध्ययन प्राप्त किया है। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।